हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी सीजीपीएससी मेंस की पेड वीडियो सीरीज चल रही थी, उसमें हमने 4 सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। सीजी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, पेपर 7 का पार्ट 2 और पेपर 7 का पार्ट 3। आज से जो हम चालू करने जा रहे हैं वो है पेपर 7 का पार्ट 1, जिसके अंतर्गत हम जो 3 सेक्शन, अगर आपने देखा होगा सिलेबस 3 सेक्शन में बटा है। पहले सेक्शन में जो है भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो वाला पार्ट है। सेकंड सेक्शन में छत्तीसगढ़ से जो महत्वपूर्ण अधिनियम होंगे वो वाला पार्ट है। और थर्ड पार्ट में छत्तीसगढ़ की से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो 3 पार्ट जो है पेपर 7 के पार्ट 1 में शामिल है। अगर हम पिछले साल के पेपर का एनालिसिस करें तो उसमें आपने देखा होगा जो तीसरा पार्ट है उसमें कि जिसमें हम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की योजनाएं वाला पार्ट है, उससे पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो वो इस बार भी उसी के चांस ज्यादा आने के हैं। तो आज से जो हम पेपर 7 का पार्ट 1 का चालू करेंगे, इसके पहले जो है मैंने पेपर 7 का पार्ट 1 के 3 वीडियो हमारे यूट्यूब में पहले से अवेलेबल है, जिसमें हमने घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा जो है इसका चौथा वीडियो है, जिसमें हम मुख्य रूप से जो आईपीसी में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं वो पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 वीडियो आपके लिए डेमो वीडियो हो चुके हैं। इसके बाद जो भी वीडियो रहेगा वो पेड रहेगा। तो अगर आप पहले वो तीनों वीडियो को और ये आज के वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारी वीडियो सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो सेम प्रोसीजर है, उसकी भी फीस जैसे अभी तक सब सब्जेक्ट की रही है 500 है। 21 अगस्त यानी आज से वीडियो सीरीज चालू हो रही है। 3 सितंबर 2020 को ये खत्म होगी और जो है उसके पहले भी हो सकती है, लेकिन इससे आगे नहीं जाएगी। ठीक है, फीस 500 रुपीज है, जिसमें आप जो कि आप पेटीएम, फोन पे या गूगल पे के माध्यम से इसको फीस को दे सकते हैं। आपका जो नंबर है जिसमें आपको पे करना है 9131556425, इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं। उसके बाद आप इसी नंबर पे जो भी आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे आप भेजेंगे और स्क्रीनशॉट भेज आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पर, या आप जो है इस ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेली जो है वीडियो और उस वीडियो के जो भी नोट्स रहेगा उसका लिंक आपको उस जिस भी नंबर से आप व्हाट्सएप के रहेंगे या जिस आईडी से आप मेल के रहेंगे उसमें सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका प्रोसीजर ज्वाइन करने का। तो अगर हम पेपर 7 का पार्ट 1 में देखें तो महिला की सुरक्षा से संबंधित हमको 3 भाग में पढ़ना है। एक है आईपीसी के अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा के क्या प्रावधान है, दूसरा है सीआरपीसी के अंतर्गत महिला सुरक्षा के क्या प्रावधान है, और तीसरा है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है महिला सुरक्षा के क्या प्रावधान है। तो आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे कि आईपीसी के अंतर्गत यानी इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है महिलाओं के सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उसको आज हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और उसके बाद अगर आपको ज्वाइन करना है तो जो मैंने प्रोसीजर बताया उसके तहत आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है अभी यूट्यूब में हमारी क्लास भी चालू होने वाली है, जो कि मुख्य रूप से जो इकोनॉमिक सर्वे और करंट बेसिस में जो हमारे वीडियो आते थे वो जो है कुछ समय बाद जो है चालू होने वाला है। लगभग 1 हफ्ते के भीतर वो भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर यूट्यूब में भी डेली वीडियोस आएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर चलिए हम चालू करते हैं। आईपीसी के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें जो है हम जब पहले आईपीसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, फिर सीआरपीसी और फिर भारतीय संविधान, फिर तीनों को मिक्स करके हम एक कंक्लूजन जो है वो भी देखेंगे अंत में कि क्या कंक्लूजन हमको इस तरीके से, क्योंकि अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट धारा दिया जाएगा। अगर इससे बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है। तो हमको किस तरीके से उसका इंट्रो लिखना है और किस तरीके से कंक्लूजन देना है, जब हम तीनों कवर कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम उस पार्ट को भी डिटेल में देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आज हम केवल प्रावधान पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रावधान आईपीसी के अंतर्गत दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो हम देखें तो वो है धारा नंबर 354, जो है मुख्य रूप से यह सेक्शन 354 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे 2 नंबर 4 नंबर में डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो इसमें जो बताया गया मुख्य रूप से स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हुआ उस पर किया गया हमला। अगर कोई भी व्यक्ति स्त्री की लज्जा को भंग करने का काम करेगा जिससे उसकी लज्जा को ठेस पहुंचे, उसका अनादर हो,
तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो है मिनिमम 1 साल की सजा हो सकती है और मैक्सिमम 5 साल की सजा हो सकती है, साथ में जुर्माना भी लगेगा। क्लियर है? तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है स्त्री की लज्जा को भंग करने का काम करेगा तो उसके लिए आईपीसी की धारा 354 के तहत मिनिमम 1 साल की सजा का प्रावधान है और मैक्सिमम 5 साल की सजा का प्रावधान है, प्लस जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया धारा नंबर 354, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति स्त्री की लज्जा को भंग करेगा। अब देखते हैं हम धारा नंबर 354A, यानी इसी की सब धारा है वो। तो इसमें है किसी स्त्री के कपड़े उतारने हेतु विवश करना। अगर कोई भी पुरुष सार्वजनिक स्थान में स्त्री के कपड़े को उतारने का प्रयास करता है या उस पर अपने बल का प्रयोग करके उसके कपड़े को उतारने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को जो है क्या सजा मिलेगी, वो इस धारा नंबर 354A के अंतर्गत बताया गया है। तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर अगर किसी स्त्री के कपड़े को उतारने का प्रयास किया जाता है या उस पर बल का प्रयोग करके उसके कपड़े को खींचा जाता है या फाड़ा जाता है, तो धारा नंबर 354A के तहत उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। वो सजा है मिनिमम 1 साल की और मैक्सिमम 10 साल तक की सजा हो सकती है। उसका अपराध किस स्तर का है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, प्लस जुर्माना भी लगेगा। क्लियर है? तो अगर सार्वजनिक स्थान में किसी स्त्री के कपड़े को फाड़ा जाता है या उससे उतारने का प्रयास किया जाता है, तो इसके लिए ये मिनिमम 1 साल की सजा और मैक्सिमम जो है 10 साल की सजा प्लस जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला देखते हैं, धारा 354A ही है। यहां पर पहले जो है धारा 354 में केवल इतना पार्ट सम्मिलित था, लेकिन जो है बाद में ये पार्ट को भी शामिल किया गया है। तो अब जो है हम धारा 354A एक्चुअल में क्या है उसी के अंतर्गत इसको बाद में शामिल किया गया, जो हमने पहले ऊपर पढ़ लिया है। तो ये भी दोनों धारा सेम ही है। ठीक है, इस धारा में ये भी बताया गया है। तो धारा 354A जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बताता है लैंगिक या यौन उत्पीड़न। ठीक है, लैंगिक या यौन उत्पीड़न। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यौन उत्पीड़न किसके माना जाएगा, यानी किस चीज को यौन उत्पीड़न माना जाएगा। पहला है शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश करना। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश करता है उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो उसको यौन उत्पीड़न माना जाएगा या लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। सेकंड, शारीरिक संबंध की मांग करता है, यानी यहां पर पहले उससे आज्ञा लेने की कोशिश कर रहा है, उससे मांग कर रहा है कि नहीं हमको आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना ही है, तो उसको भी जो है यौन उत्पीड़न के अंतर्गत माना जाएगा। तीसरा है किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, यानी जो है हो सकता है कुछ फोटो दिखाया जाए, वीडियोस दिखाया जाए। तो अगर कोई पुरुष जो है किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है कोई भी अश्लील साहित्य दिखाता है या कोई लेख पढ़ाता है या उसको फोटो दिखा रहा है या वीडियो दिखा रहा है, तो वो भी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत ही माना जाएगा। और फोर्थ है लैंगिक टिप्पणी करना। अगर कोई भी पुरुष किसी स्त्री पर कोई भी लैंगिक टिप्पणी करता है, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो उसको भी जो है लैंगिक या यौन उत्पीड़न के अंतर्गत माना जाएगा। क्लियर है? तो जो हमने पहले 3 पढ़ा, शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश करना, शारीरिक संबंध की मांग करना या किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 का जो हमने यहां पर सब क्लॉज बताए उसके अंतर्गत अपराधी पाया जाता है, तो उसको 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, प्लस जुर्माना लगेगा। क्लियर है? तो यहां पर जो ये हमने 3 चीजें बताई, अगर इसके अंतर्गत कोई भी पुरुष दोषी पाया जाता है तो उसको मैक्सिमम जो है 3 साल की सजा प्लस जुर्माना लगाया जा सकता है। और चौथा जो हमने बताया, अगर किसी व्यक्ति जो है वो किसी महिला पर लैंगिक टिप्पणी करता है तो उसको भी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत माना जाएगा और इसके अंतर्गत जो है उसको 1 साल की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। क्लियर है? तो ये है धारा नंबर 354A, जिसमें यौन उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न के बारे में हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धारा नंबर 354B क्या है। तो धारा नंबर 354B है निर्वस्त्र हेतु बाध्य करना। जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, 354A में यहां पर जो था किसी स्त्री को सार्वजनिक स्थान में कपड़े उतारने के लिए विवश करना। लेकिन अगर सार्वजनिक स्थान में कोई नॉर्मल घर ही है या कहीं पर भी अगर किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए बाध्य किया जाता है या उसको कपड़े उतारने के लिए विवश किया जाता है, तो उसको भी अपराध की श्रेणी में माना गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इच्छा के विरुद्ध, जैसे यहाँ सार्वजनिक स्थान था, तो यहाँ पर सार्वजनिक स्थान नहीं, कहीं निजी क्षेत्र में भी हो, क्यों ना हो,
अगर किसी महिला को जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध निर्वस्त्र करने हेतु बाध्य किया जाता है या उसके कपड़े उतारने हेतु उसको बाध्य किया जाता है तो वो भी जो है अपराध की श्रेणी में माना गया है, जिसके अंतर्गत जो है मिनिमम 3 साल की सजा और मैक्सिमम 7 साल की सजा का प्रावधान है, प्लस जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो 3 साल की सजा मिनिमम, मैक्सिमम 7 साल की सजा प्लस जुर्माना। अगला है धारा नंबर 354C, जिसके अंतर्गत दृश्य रतिकता या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई महिला कुछ निजी काम कर रही है, मान लीजिए जैसे कि वो को कपड़े चेंज कर रही हो या कुछ वर्क कर रही हो, तो कोई जाकर उस महिला का जो है उसको एक टक घूर के देख रहा है या उसकी जो है कुछ उसके प्राइवेट पार्ट्स की फोटो खींच रहा है या उसको कपड़े उतारते समय या चेंज करते समय उसकी फोटो खींच रहा है, जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध है। ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति उसको एक टक देख रहा है और या उसको उसकी फोटो खींच रहा है या उसके प्राइवेट पार्ट्स की फोटो खींच रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसको भी अपराध की श्रेणी में माना गया अगर वो उसकी महिला की इच्छा के विरुद्ध है। ठीक है, तभी उसको जो है अपराध की श्रेणी में माना गया है। इसके तहत जो है उस पुरुष को मिनिमम 3 साल की सजा और मैक्सिमम 7 साल की सजा दी जा सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर जो है उस महिला ने अपनी इच्छा से फोटो खिंचा ली, लेकिन अगर उसके फोटो या वीडियो को उसकी मर्जी के बिना भी सोशल साइट्स में शेयर कर दिया जाता है या किसी अन्य प्लेटफॉर्म में शेयर कर दिया जाता है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और उसके अंतर्गत भी मिनिमम 3 साल की सजा और मैक्सिमम 7 साल की सजा प्लस जुर्माना भी हो सकता है। क्लियर है। अगला जो है धारा नंबर 354D, जिसके अंतर्गत पीछा करना या स्टॉकिंग जिसको बोला जाता है, वो आता है अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका पीछा कर रहा है, ठीक है, बार बार उसका पीछा कर रहा है, तो उसको भी जो है एक अपराध की श्रेणी में माना गया है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है या साथ ही साथ उसके फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी सोशल साइट्स में उसको मॉनिटर करता है या उसके आईडी वाईडी को हैक करके उसको मॉनिटर करने की कोशिश करता है उसके सोशल साइट्स को, तो उसको भी जो है अपराध की श्रेणी में माना गया है। इसके तहत जो है उस व्यक्ति को, अगर वो पहली बार ऐसा अपराध कर रहा है तो 3 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन उस पहली बार के अलावा सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार यानी बार बार वो अपराध कर रहा है तो उसको 5 साल तक की सजा मिल सकती है। पहली बार में 3 साल, सेकंड करेगा फिर 5 साल, फिर थर्ड बार करेगा फिर 5 साल, यानी एक बार से ज्यादा करेगा तो 5 साल की सजा, एक ही बार करके सुधर जा रहा है तो 3 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीछा करना यानी स्टॉकिंग, उसका जबरन पीछा करना या उसकी निगरानी रखना वो कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, या उसको सोशल साइट्स में उसको मॉनिटर करना, ये भी जो है अपराध की श्रेणी में माना गया है। तो यहाँ पर हमने धारा नंबर 354D तक कवर किया है। अब हम आगे की आईपीसी की धाराएं देखते हैं जो कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन देती है। अब हम आगे की धारा देखते हैं आईपीसी के अंतर्गत और क्या क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए। वह है धारा नंबर 366 यानी सेक्शन 366, जिसमें बोला गया विवाह करने हेतु स्त्री का अपहरण। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का अपहरण करता है और उसके अपहरण का उद्देश्य जो रहता है वो उस स्त्री के साथ विवाह करना या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना होता है, वो भी उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, तो इसको भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। यानी कोई भी अगर पुरुष जो है किसी स्त्री का अपहरण करता है और उसके अपहरण का उद्देश्य उस स्त्री को विवाह करने के लिए विवश करना या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए होता है, तो इसको भी जो है धारा 366 के तहत अपराध माना जाएगा और उसके लिए जो है 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, यानी उसमें अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगला है धारा नंबर 366A, जिसमें बोला गया है यदि किसी लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है और उसको जो है कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश करता है, यानी वो किसी के दबाव में आकर अगर शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश कर दिया जाता है उसको, तो उसको भी सजा का प्रावधान है। तो 18 वर्ष से अगर कम आयु की लड़की को, चाहे उसके घर का कोई व्यक्ति उसको किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश करे या उसका कोई भी व्यक्ति अगर उसको किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश करते हैं, तो इसको जो है अपराध माना गया है, जिसके अंतर्गत जो है 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगला है धारा नंबर 366B, जिसमें है विदेश से लड़की का आयात करना। यानी अगर कोई लड़कियों को विदेश से जो है भारत लाया जाता है और उसकी आयु 21 वर्ष से कम है
और उसको जो है देह व्यापार करने या आप बोल लीजिए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको विवश किया जाता है किसी के भी साथ, तो इसको भी अपराध की श्रेणी में माना गया है। तो याद रखना, अगर विदेश से अगर किसी लड़कियों को आयात किया जाता है और उसको यहाँ पर विवश किया जा रहा है किसी भी उसकी आयु 21 वर्ष से कम है और उसको विवश किया जा रहा है किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो उसको भी जो है यहाँ पर अपराध की श्रेणी में माना गया है, जिसके अंतर्गत 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगला है धारा नंबर 375, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको और अभी बीच में हाईलाइट भी रहा है, ये जो हमारा धारा है, जिसके अंतर्गत बलात्संग, बलात्कार या रेप, इसको परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि बलात्संग या बलात्कार के अंतर्गत क्या क्या चीजें सम्मिलित है, यानी किसको जो है बलात्कार माना जाएगा, उसकी परिभाषा क्या दी गई है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 कैटेगरी बांटी गई है। पहला कैटेगरी बोला गया है, अगर किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में कोई भी पुरुष अपना लिंग जो है किसी सीमा तक भी प्रवेश करता है उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो इसको जो है बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी अगर कोई भी पुरुष किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने लिंग को वहां पर प्रवेश करता है किसी भी सीमा तक, तो उसको जो है बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। सेकंड है, अगर किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अगर कोई पुरुष जो है अपने लिंग के अलावा कोई भी वस्तु या अपने शरीर के किसी भी अंग को प्रवेश करता है किसी भी सीमा तक, तो उसकी और वो भी जो है उस महिला की इच्छा के विरुद्ध है, तो उसको भी बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली स्थिति में क्या है, अगर कोई पुरुष जो है लिंग प्रवेश कर रहा है तो उसको पहली श्रेणी में रखा गया है। दूसरी, अगर वो पुरुष अपने लिंग के अलावा जो है किसी भी अन्य अंग को अपने शरीर के या किसी वस्तु को इन जो जो यहाँ पर अंग बताए गए वहां पर प्रवेश कर रहा है, तो उसको भी बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। तीसरा जो है, अगर कोई पुरुष जो है किसी स्त्री को विवश करते हैं कि वो अपने योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपने ही स्वयं के अंग को जबरदस्ती प्रवेश करे, तो उसको भी बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी अगर किसी पुरुष के द्वारा जो है उसको यहाँ पर डराया जा रहा है या विवश किया जा रहा है कि वो अपने ही स्वयं के किसी शरीर के किसी अंग को जो है इन क्षेत्र या किसी वस्तु को जो है यहाँ पर प्रवेश करे, कहाँ का, योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में उसके इच्छा के विरुद्ध विवश किया जा रहा है, तो भी बलात्कार की श्रेणी में है। और फोर्थ जो है, अगर कोई भी पुरुष निम्न अंगों में योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपना मुंह लगाता है अपनी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, तो उसको भी जो है बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर धारा नंबर 375 मुख्य रूप से बलात्कार को इस तरीके से परिभाषित करती है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी चीजें जो है उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है मिनिमम 10 साल तक की सजा और मैक्सिमम आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। क्लियर है? इस जो धारा 375 में जो जो बताए गए हैं बलात्कार की श्रेणियां, उसके अंतर्गत जो है मिनिमम 10 साल की सजा और मैक्सिमम जो है आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। अब इसी को एक्सटेंड किया गया है धारा नंबर 376A में, यानी यहाँ पर अगर किसी भी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है और उस बलात्कार के साथ जो है महिला की जो है जान भी जा सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है, या वो मृत्यु हो जाए या ऐसा कुछ चीजें किया जाए जिससे उसकी भविष्य में मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है उसमें जो है सजा जो रहेगी, जैसे यहाँ पर मिनिमम 10 साल की सजा और मैक्सिमम आजीवन कारावास की सजा थी, यहाँ पर जो है अगर ऐसा बलात्कार के साथ ऐसी चीजें की जा रही जिससे उस महिला की मृत्यु हो सकती है या मृत्यु हो जाती है, तो मिनिमम 20 साल की सजा, अधिकतम जो है आजीवन कारावास या उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। क्लियर है? अभी निर्भया केस में ये धारा बहुत ज्यादा प्रचलित थी, तो यहाँ पर 20 वर्ष की सजा, मिनिमम, अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी उसको दिया जा सकता है। अगला है धारा नंबर 376AB। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर मुख्य रूप से अगर किसी महिला का जो है बलात्कार हो रहा है किसी स्त्री का और उसकी एज जो है वो 12 वर्ष से कम आयु की है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसके साथ बलात्कार हो रहा है तो जो 20 वर्ष की सजा हो सकती है मिनिमम, अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर 12 वर्ष से कम आयु की कोई स्त्री के साथ जो है बलात्कार हो रहा है तो मिनिमम 20 साल की सजा होगी, अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। अगला जो है धारा नंबर 376B,
जिसमें बताया गया पृथककरण के दौरान मैथुन। यानी यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पति और पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, दोनों जो है उनके मध्य जो है कुछ प्रॉब्लम आ गई जिस कारण वो अलग अलग रह रहे हैं, तो अगर ऐसी स्थिति में पति जाकर पत्नी के साथ शारीरिक संबंध करता है या उसको विवश करता है शारीरिक संबंध करने के लिए, और वो उसकी जो वाइफ है उसकी इच्छा के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो है मिनिमम 2 साल की सजा और मैक्सिमम 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगला जो है आर्टिकल नंबर या धारा नंबर 376D, जिसके अंतर्गत सामूहिक बलात्संग या सामूहिक बलात्कार को स्पष्ट किया गया है। अगर कोई भी महिला के साथ जो है सामूहिक बलात्कार हो रहा है, यानी वहां पर जो है एक से उस महिला का बलात्कार करने के लिए जो है एक से अधिक पुरुष वहां पर हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है इसको सामूहिक बलात्कार माना जाएगा। और इस स्थिति में वहां पर जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं उनको मिनिमम 20 साल की सजा और मैक्सिमम जो है आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। अगला जो है धारा नंबर 376DA, इसमें बताया गया है कि जो सामूहिक बलात्कार जिस स्त्री के साथ हो रहा है, अगर उसकी आयु 16 वर्ष से कम है, ठीक है, अगर वो स्त्री की आयु 16 वर्ष से कम और उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। यानी जितने लोग वहां पर मौजूद है सबको आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। अगला है धारा नंबर 376DB, जिसमें बताया गया है कि अगर किसी ऐसी स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है जिसकी एज जो है 12 वर्ष से कम है, तो ऐसी स्थिति में जो है जो सजा होगी वो होगी आजीवन कारावास या अधिकतम मृत्यु दंड तक की भी सजा दी जा सकती है। अगला जो है धारा नंबर 376E, इसके अंतर्गत ये बताया गया है, मान लीजिए जो धारा नंबर 375 के अंतर्गत जो सजा बताई गई 10 साल, 376A, B, अगर ऐसी स्थिति में कोई भी पुरुष जो है एक बार वो बलात्कार करने की सजा भोग चुका है, उसके बाद वो जेल से छूटने के बाद दोबारा वही काम कर रहा है या बलात्कार कर रहा है, किसी भी बलात्कार के संबंधित जो भी हमने धारा पढ़ा किसी में भी सम्मिलित पाया जाता है, तो अब उसको जो सजा दी जाएगी वो होगी आजीवन कारावास की। मान लीजिए उसने पहले जो है किसी रेप में सम्मिलित था, उसको 10 साल की सजा हुई, उसके बाद वो जेल से बाहर आया और दोबारा उसी काम को करता है, उसी या कोई भी धारा जो बलात्कार के अंतर्गत धाराएं बताई गई उसमें किसी के अंतर्गत भी वो सम्मिलित पाया जाता है, तो उसको आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था धारा जो कि बलात्कार या रेप से संबंधित था। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य धाराओं को देखते हैं जो और महिला सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर एक और धारा इंपॉर्टेंट है जो पढ़ने जा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड, वो है धारा नंबर 498A। ठीक है, तो यहाँ पर इस धारा में मुख्य रूप से यह बताया गया है, अगर किसी भी स्त्री का विवाह होता है, विवाह होने के बाद यदि उसका पति या पति के परिवार से कोई भी व्यक्ति उस स्त्री को जो है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, चाहे वो दहेज के लिए कर रहा हो, ठीक है, चाहे उसकी इज्जत ना की जा रही हो वहां पर, या उसको उसके साथ घरेलू हिंसा की जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में जो है पति या उसके जो भी फैमिली मेंबर जिसके खिलाफ भी रिपोर्ट लिखाई जाएगी, तो उसको जो है अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। क्लियर है? तो अगर शादी के पश्चात जो है पति या पति के फैमिली में से कोई भी अगर उस स्त्री को जो है उसको प्रताड़ित कर रहा है मानसिक या शारीरिक रूप से, चाहे वो दहेज के लिए कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो है उसके लिए हमने 2 अलग से अधिनियम भी है, हमारे सिलेबस में तो एक ही है लेकिन 2 अलग से अधिनियम भी बने हैं, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम और दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये 2 अलग अलग अधिनियम उसके अंतर्गत डिटेल में बताया गया है, लेकिन आईपीसी के अंतर्गत केवल ये धारा में ये बताया गया है कि 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है अगर शादी के पश्चात जो है पति या उसके फैमिली में से कोई भी उस महिला को प्रताड़ित करता है, घरेलू हिंसा करता है या दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, तो इसके अंतर्गत जो है 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है उनके घर वालों को या पति को। अगर इसके अलावा जो है मान लीजिए उसको जो है उस महिला को जो है इस तरीके से उकसाया जाता है शादी के पश्चात, चाहे पति के द्वारा या पति के फैमिली में से किसी के भी द्वारा, कि वो आत्महत्या कर ले, तो उसको भी इस धारा के अंतर्गत जो है माना जाएगा और इस धारा के अंतर्गत उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है।
अगर मान लीजिए वहां पर उसको उत्प्रेरित किया जा रहा है तो उसको भी 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। मान लीजिए अगर वो उस महिला ने आत्महत्या कर ली, ठीक है, तो उस महिला ने अगर वहां पे आत्महत्या कर ली तो उसके लिए आईपीसी की एक धारा बताई गई है 306, जिसके अंतर्गत जो है अगर कोई भी महिला को दुष्प्रेरित करता है या किसी भी या पुरुष को भी दुष्प्रेरित करता है, अगर वो आत्महत्या कर लेता है वो व्यक्ति, तो जो दुष्प्रेरित करता है उसको 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। क्लियर है? तो यहां पर अगर वहां पे महिला को आत्महत्या के लिए या उसको मानसिक या शारीरिक से पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कि वो महिला आत्महत्या कर ले, लेकिन अगर वो आत्महत्या नहीं की है तो उसको 3 साल तक की सजा उसके फैमिली को मिलेगी जो उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर वो वहां पर उस आत्महत्या भी कर लेती है, उसके बाद जो है आत्महत्या हो जाती है, तो यहाँ पर जो है धारा इसके साथ जो है 490A के साथ धारा नंबर 306 भी लगेगा, जिसमें आत्महत्या के लिए उसको उकसाया गया, बताया जाएगा और दुष्प्रेरित किया गया, जिसके अंतर्गत 10 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। बाकी हम जो है घरेलू हिंसा में इस टॉपिक को डिटेल में पढ़े हैं कि घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या सजा का प्रावधान है, उसको अलग से डिटेल में भी बता दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर 3 वर्ष तक की सजा मैक्सिमम हो सकती है, बताया गया था। बाकी इसको डिटेल में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम बनाया गया और उसके अंतर्गत कई सारे प्रावधान किए गए, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो आईपीसी के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके अलावा जो है जो हमको सीआरपीसी के अंतर्गत महिलाओं के क्या सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है, भारतीय संविधान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है, ये हम जब पेड वीडियो सीरीज हमारी चालू होगी तो उसमें भी हम करेंगे ही। अगला क्लास उसी का रहेगा, सीआरपीसी और संविधान के अंतर्गत क्या क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो फिलहाल हमारा क्लास यहाँ पर आज खत्म होता है। उसके बाद जो हम सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत महिला का प्रावधान पढ़ेंगे तो उसमें हम कंक्लूजन क्या लिखना है और शुरुआत कैसे करनी है, अगर एक बड़े क्वेश्चन में आता है वो पार्ट भी हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो उसकी डिटेल मैंने आपको पहले बताई थी, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।